Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the EduExcel and e-learning platform. My name is Mazharuddin, your biology educator. आज B2B सीरीज का अगला लेक्चर बेसिक टू ब्रिलियंस, उसका अगला लेक्चर टिश्यू हम शुरू करने वाले हैं। टिश्यू प्लांट्स के अंदर और टिश्यू एनिमल्स के अंदर। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए EduExcel ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लेके आया है। जो भी बच्चे इन तीनों क्लासेस में से किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के लिए आपको फी स्ट्रक्चर हम बता दें। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की फ़ीस अलग अलग रहने वाली है। ऑनलाइन बच्चों के लिए हमारी फ़ीस है 1999, ऑफलाइन बच्चों के लिए हमारी फ़ीस है 3499। इसी तरीके से ऑनलाइन क्लास 9 के लिए 2999 और ऑफलाइन के लिए 4499। इसी तरीके से क्लास 11 के लिए ऑनलाइन की फ़ीस रहने वाली है 3999 और ऑफलाइन की फ़ीस रहने वाली है 5499। फ़ी स्ट्रक्चर बताने के बाद आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, उस चैप्टर का नाम है टिश्यू। टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर कैसी होती हैं और एनिमल के अंदर कैसी होती हैं। टिश्यू जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है किसी भी बॉडी का, किसी ऑर्गेनिज्म का। तो उसमें कुछ लेवल्स होंगी। पहले एक छोटी चीज़ मिलेगी, कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा। उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, उसमें से एक पार्ट है टिश्यू, जो कि दूसरा ही लेवल है। सेल्स होती हैं, सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनती हैं, वही टिश्यू हमको पढ़नी है। आइए ज़रा हम अपना चैप्टर आज का शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये एक क्विक रिवीजन है। आप ये मत सोचिएगा कि 1 घंटे में इतना ज़्यादा कैसे कोई पढ़ सकता है। ये एक क्विक रिवीजन है ताकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप इस लेक्चर को देखें और इसकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। बेसिक चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसमें हम नहीं गए। देखिए, ये चैप्टर का नाम है हमारा टिश्यूज़, प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1 घंटे का एक रिवीजन ये रहने वाला है। देख लेते हैं इसमें क्या-क्या हमको पढ़ना है। ये हमने बनाया है कि किस चीज़ को कितना वक्त देना है उसको पढ़ने के लिए। क्विक ओवरव्यू हम लेंगे, डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, टिश्यूज़ पढ़ेंगे, कितने टाइप की टिश्यूज़ होती हैं पढ़ेंगे, फिर प्लांट की टिश्यूज़ हम पढ़ने के बाद एनिमल्स की टिश्यू पढ़ेंगे कि एनिमल्स में किस किस तरीके की टिश्यूज़ होती हैं, उनका क्या काम होता है, वो बॉडी के कौन से पार्ट में मौजूद होती हैं, वगैरह और वगैरह। आइए देख लेते हैं, हमारा पहला टॉपिक है क्विक ओवरव्यू एंड डेफिनेशन। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन और जिनका ओरिजिन सेम हो। वो सेल्स जो ओरिजिन और फंक्शन में सेम हो और उनका काम सेम हो, वो होती हैं टिश्यू। पढ़ लीजिए डेफिनेशन। व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है बेटा? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट। ये सबसे छोटी सेल फंक्शनल होती है ह्यूमन बॉडीज के अंदर और प्लांट्स बॉडी के अंदर। इसी सेल से बनती है टिश्यू। जब ढेर सारी सेल्स मिल जाती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब ढेर सारी टिश्यूज मिल जाती हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से फिर कोई बॉडी या ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना? ऑर्गेनिज्म या इसी को हम बॉडी कहते हैं। ठीक, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो। तो पहला लेवल है सेल, और ढेर सारी एक ही ओरिजिन की सेल्स और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स अगर मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, और वही टिश्यू आज हमको पढ़ना है। टिश्यूज प्लांट के अंदर भी होंगे, टिश्यूज एनिमल्स के अंदर भी होंगे। ठीक है, जैसे सेल प्लांट के अंदर भी होती है, एनिमल के अंदर भी होती है। आपको प्लांट और एनिमल की बेसिक सेल्स की बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। प्लांट्स के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर मौजूद सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट के अंदर मौजूद सेल रिजिड होती है, एनिमल्स की सेल रिजिड नहीं होती है, क्योंकि रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है सेल वॉल। आइए, बहुत सारा इसमें डिफरेंस है, आपको सेल के बारे में जो बताया जाना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं
इन्हीं सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन से बनी हुई टिश्यूज का, जो सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन की सेल्स थी उन्हीं ने मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन कराया और उस टिश्यू का डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों हमको पढ़ना है टिश्यू को, ये बात इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग टिश्यूज एक्सप्लेन्स हाउ प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ प्रोसेसेस सच एज ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन वर्क्स। कैसे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किन चीजों का, फूड का, मिनरल का और वाटर का, H2O का, बॉडी प्लांट बॉडी के अंदर इन तीनों चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सेल्स इंपॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो टिश्यूज किस तरीके की हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन बनता है, ये सारी चीज अगर हमको समझना है तो उस टिश्यू का हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होगा कि वो रिजिड है, वो सॉफ्ट है, वो ट्रांसपोर्ट में काम आती है, किस चीज में काम आती है। डेफिनेशन लिखी हुई है, अंडरस्टैंडिंग टिश्यूज एक्सप्लेन्स हाउ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज, एनिमल एज वेल, प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग तरीके की टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। बॉडीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ प्रोसेसेस सच एज ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन अकर। ठीक है, अगली चीज क्या लिखी हुई है हम देख लेते हैं। बात करेंगे हम प्लांट टिश्यू की, जो हम बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, ओनली 20 मिनट्स। मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो तरीके की होगी, एक होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होगी परमानेंट टिश्यू। पहला हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, बात कर ली जाए। सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड कैपेबल ऑफ डिवीजन, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और डिवीजन के लिए कैपेबल्स होती हैं। कौन सी सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। स्मॉल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म, सेल का साइज इनका छोटा होगा और साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा। दिस इज साइटोप्लाज्म बेटा। कोई भी एक सेल होती है उसमें दो पार्ट होता है, ठीक, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी एक सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद सारी चीजों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और उसका डिवीजन हमने कर दिया न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, क्या कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जितनी होंगी, यानी कि वो सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनाएंगी, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, थिन प्राइमरी वॉल और नो और स्मॉल वैक्यूल्स। आपको एक बात बताई गई होगी पिछले लेक्चर्स में कि वैक्यूल प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, एनिमल सेल में भी मौजूद होता है, लेकिन वैक्यूल का साइज वेरी करता है प्लांट और एनिमल सेल्स में। प्लांट की सेल्स में लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल की सेल्स में छोटा वैक्यूल होता है। तो हालांकि प्लांट की सेल्स में लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यूज में वैक्यूल का साइज छोटा होगा या नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जो उसकी लेंथ और गर्थ को इंक्रीज करवाएंगी। इसी तरीके से एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए क्या काम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके की होगी, एक होगा एपिकल मेरिस्टम, एक होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक होगा लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम को ही हम कैम्बियम कहते हैं। इनकी लोकेशन क्या होगी, पहले बात करेंगे हम एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मेरिस्टम रूट्स और शूट्स दोनों की टिप पे मौजूद होगा एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या काम है, लेंथ में इंक्रीज कराना किसी भी प्लांट को और उसकी चौड़ाई, उसकी गर्थ को इंक्रीज करवाना। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके की होंगी, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम को ही हम कैम्बियम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम कहाँ मौजूद होगा, रूट और शूट की टिप्स पर। इसका फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज करवाना उस प्लांट की लेंथ को और प्राइमरी प्रोडक्शंस करवाना। इसी तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टम की लोकेशन क्या होगी, लीव्स के बेस पर और इंटरनोड्स पर। इंटरनोड क्या होती है बेटा, कोई भी प्लांट इस तरीके का है तो आपने कुछ ये स्ट्रक्चर देखी होगी, जैसे आपके अंदर भी जहन में आ रहा होगा शुगर केन, तो ये इंटरनोड्स है बेटा। ये बीच की पार्ट जो है ये इंटरनोड्स, ठीक है, नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड्स कहते हैं।
तो इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड्स में मौजूद होगा किसके किसके और लीव्स के। फंक्शन इनका क्या होता है, ये लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं दो इंटरनोड्स के बीच में, दो इंटरनोड्स के बीच में। तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। ये स्टेम और रूट्स की कुछ स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है। कैम्बियम के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ना है। थिकनेस और गर्थ को इंक्रीज करवाता है। फंक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है, एग्जाम्पल और फंक्शन दोनों। अब हम देखेंगे दूसरी टाइप की टिश्यू, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। दो तरीके की टिश्यूज हमने बताई प्लांट्स के अंदर, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होती हैं जो प्लांट की हाइट को, प्लांट की लेंथ को, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करवाती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके की पाई जा सकती हैं, तीन तरीके की होती हैं। पहली है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरी है लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम। तीनों की लोकेशन आपको बता दी गई, तीनों का फंक्शन क्या हो गया, लगभग तीनों का फंक्शन गर्थ और लेंथ को इंक्रीज करवाना है, लेकिन अलग अलग जगहों का। कुछ का गर्थ और लेंथ इंक्रीज करवाना है नोड्स का, कुछ का इंटर नोड्स का। उसी तरीके से दूसरी टाइप की सेल है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, तो वही टिश्यूज तब्दील हो जाती हैं परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज अब सेल डिवीजन नहीं कर सकती हैं। यानी कि कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फेट क्या होता है, परमानेंट टिश्यू बनना। कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, अब वो डिवाइड करना बंद कर दिए, तो अब हम उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यही उसका फेट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन सी होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती हैं। नाम आपने इनका कहीं ना कहीं सुना होगा। अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में ये मौजूद होती हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं। थिन प्राइमरी वॉल, पतली प्राइमरी वॉल होती है इनके अंदर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको क्या बताया था, सेंट्रल वैक्यूल या तो बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में वैक्यूल बहुत बड़ा होगा और फंक्शनल होगा, सेंट्रल होगा। फंक्शन क्या है इस पैरेन्काइमेटस सेल्स का, पैरेन्काइमा का, स्टोरेज का काम करती है। क्या क्या स्टोर करती है, स्टार्च और फैट। फोटोसिंथेसिस करवाएगी क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। अगर कोई पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा। रीजेनरेशन एंड वुंड हीलिंग का काम भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है। इसी तरीके से कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। थिकेंड एट कॉर्नर्स, क्योंकि सेलुलोज इनमें इकट्ठा हो जाता है, कॉर्नर्स में थिक हो जाती हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट इन स्टेम्स। किसी भी स्टेम को आप देखेंगे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो उसके अंदर किस टाइप की सेल्स मौजूद है बेटा, टिश्यूज, कोलेनकाइमेटस टिश्यूज मौजूद हैं। एंड पेटियोल्स, पेटियोल वो स्ट्रक्चर होती है, आप जब भी किसी लीफ को यूं देखेंगे इस तरीके का होता है, ये हो गई इसकी मेन स्टेम। तो ये मेन स्टेम से और लीफ से जो जोड़ने की स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं पेटियोल। समझ में आ गया, ये पेटियोल है। इस पेटियोल में भी कोलेनकाइमेटस टिश्यूज मौजूद होती हैं। आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा लचीला होता है, हवा चलती है तो यही हिलता है, तो ये लचीला है। तो कौन सी सेल है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की, कौन सी टिश्यू है, कोलेनकाइमा। एपिडर्मिस और यंग स्टेम्स के बीच में भी ये स्ट्रक्चर, ये टिश्यूज पाई जा सकती है, कोलेनकाइमेटस। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। मच्योर होंगी तो ये डेड होंगी। थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स इनके अंदर मौजूद होगी। लिग्निफाइड का मतलब इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, दैट इज वाई ये डेड हैं। प्रोवाइड रिजिडिटी, कोई भी प्लांट जो इसकी स्टेम होती है बहुत सख्त होती है, कुल्हाड़ी से उसको काटना पड़ता है, वो किस वजह से, इस वजह से नहीं क्योंकि उसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स ज्यादा हैं, इसलिए क्योंकि नहीं कि उसके अंदर कोलेनकाइमेटस सेल्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स उसके अंदर ज्यादा मौजूद हैं, जो कि बहुत रिजिड होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, कोलेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करवाएगा, पैरेन्काइमा। स्टोरेज का काम कौन करेगा, स्टार्च और फैट का, पैरेन्काइमा। इसी तरीके से रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, स्क्लेरेनकाइमा। मौजूद कहाँ होगा, मौजूद कहाँ होगा,
डेड सेल्स के आसपास। जो भी डेड सेल्स होंगी वो सारी की सारी स्क्लेरन काइमेटस होंगी प्लांट्स के अंदर, दैट इज वाई प्लांट बहुत रिजिड लगेगा। आगे देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का पहला पार्ट परमानेंट टिश्यूज का पहला पार्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों ने कभी न कभी ज़रूर ये बात सुनी होगी कि प्लांट्स अपने रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करती हैं लीफ से रूट से ऊपर की तरफ। ऐसे ही कुछ फूड का प्रिपरेशन जो फोटोसिंथेसिस के बाद किसी भी प्लांट की लीफ में होता है, उसका ट्रांसपोर्ट अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को करना। तो ये सारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम की वजह से हो रहा है। यही दो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने में। कैसे? पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। आप बात कर रहे होंगे कि सर परमानेंट टिश्यूज को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स? क्योंकि सिंपल का काम आपने देख लिया बहुत ही सिंपल है, रिजिडिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है और या तो उस प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है या तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या तो स्टोरेज का काम कर रहा है। स्टोरेज का काम कौन कर रहा था? पैरेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? कोलेनकाइमा, नॉट क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये बहुत ही सिंपल वर्क्स हैं जो किसी भी सेल के अंदर ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसलिए इनको कहा गया सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो दो तरीके की होती है, एक हो गया जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट सॉइल से रूट से होते हुए अलग अलग प्लांट पार्ट्स को पहुंचाया जाए, मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट ऊपर तक किया जाए। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के बाद लीव्स के अंदर बने हुए खाने को प्लांट के अलग अलग हिस्से में पहुंचाना इज काम ऑफ फ्लोएम। तो दो ही काम है इन लोगों का। कैसे करते हैं देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करेगा, मिनरल करेगा। कहां से करेगा? रूट से ले जाएगा शूट, यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी काम करती है किसी भी चीज को नीचे खींचने के लिए, जाइलम काम कर रहा है पानी और मिनरल को ग्रेविटी के ऑपोजिट उल्टा प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में ले जाने के लिए। तो बड़ा काम है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। क्या कंपोनेंट्स हैं क्या देख लेते हैं। कंपोनेंट का मतलब है कोई भी चीज किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, वो है उसका कंपोनेंट। तो अगर हम जाइलम के कंपोनेंट की बात करें तो जाइलम चार तरीके की सेल्स से मिलके बना हुआ है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ये चार नाम आपको याद होने चाहिए कि ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर ये चार अलग अलग किस्म की सेल हैं जिनसे मिलके जाइलम टिश्यूज। पहली बात, जाइलम और फ्लोएम क्या पढ़ रहे हैं हम? टिश्यू है ना ये, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है ढेर सारी सेल्स होंगी। तो ये जो जाइलम टिश्यू है वो चार अलग अलग तरीके की सेल से मिलके बना है। कौन कौन सी? ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। इन चारों का अलग अलग काम क्या है और कैसे दिखते हैं ये जरा हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दिखते कैसे हैं। तो ट्रैकीड्स इलोंगेटेड सेल्स होती हैं विद पिट्स। पिट्स का मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें, इस तरीके के लॉन्गे इलोंगेटेड सेल्स होगी। तो एक्चुअली पिट आपको दिखा दिया जाए, जैसे मान लिया ये कोई इलोंगेटेड सेल है तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो होगी ये पिट्स हो गई, ठीक है, गड्ढा। पिट्स को आप गड्ढा कह सकते हैं एक तरीके से। तो इलोंगेटेड सेल्स विद पिट्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपको नहीं जानना है कि ये क्या होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट हैं भाई, पानी नीचे से रूट से ऊपर तक ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसमें होगा? जो प्लांट बहुत बड़ा होगा उसमें ज्यादा जाइलम होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को ले जाने के लिए। तो जो भी बड़े प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उसके अंदर ये मौजूद होता है। कौन सा? ट्रैकीड्स। दूसरी टाइप की सेल की बात करेंगे वो है वेसल। वेसल लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में होता है। इनके अंदर वाटर को कंडक्ट करने की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, एंजियोस्पर्म में मौजूद होते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होती हैं, ये उसमें भी स्टोरेज का काम करती हैं। पिछली वाली सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कौन सा सेल था जो स्टोरेज का काम कर रहा था? पैरेनकाइमा। क्या स्टोर कर रहे थे? स्टार्च और फैट। इसी तरीके से जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और ये डेड सेल्स होंगी। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कौन सी सेल्स थी जो डेड थी? कौन सी सेल थी
जो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही थी और डेड थी। स्केलेरन काइमेटस सेल्स, स्केलेरन काइमेटस टिश्यूज या सेल्स जो थी वो डेड थी, इसीलिए प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही थी। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? कोलेन काइमेटस सेल्स, नॉट क्लोरेन काइमेटस सेल्स, दोनों अलग है। इसी तरीके से फ्लोएम का भी कुछ काम होगा, कुछ अलग अलग तरीके की सेल से मिलके बना होगा। आपको इसमें याद क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। याद ये रखना है कि इसका काम क्या है। काम है इसका रूट से शूट तक कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। याद इसमें ये रखना है कि जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये डेड सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है और ये स्टोरेज का काम करती है। वेसल मौजूद होती है एंजियोस्पर्म में और ये ट्यूब के फॉर्म में होती है और एफिशिएंट होती है वाटर के कंडक्शन में, यानी कि वाटर का कंडक्शन बहुत अच्छे से कर सकती है। ट्रैकीड्स के बारे में बस इतना याद रखना, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनमें पिट होती है और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मौजूद होते हैं। काम सारों का वाटर और मिनरल का कंडक्शन ही है, लेकिन डिवाइड कर दिया गया है कि तुम ये करोगे तुम ये करोगे। इसी तरीके से फ्लोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के बाद। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और वाटर का इस्तेमाल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है और उसी ग्लूकोज को प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसलोकेट करना है, पहुंचाना है। उसके लिए काम आता है हमारा फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड यानी कि शुगर, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज शुगर है ना, इसी शुगर को फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स भेजने को ही हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन लोकेशन को चेंज करना, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। उसी ट्रांसलोकेशन के लिए काम आती है एक स्पेशल टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। और ये किस टाइप की टिश्यू है? पहली बात, ये मेरिस्टेमेटिक नहीं है, ये परमानेंट है। परमानेंट में किस टाइप की है? सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? तो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है। 4 कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा है फ्लोएम फाइबर। पिछले वाले का आप बता दीजिए, जाइलम का बता दीजिए कंपोनेंट, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। उसी तरीके से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। देखते हैं सीव ट्यूब का काम क्या है। ये पहली बात तो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिसके अंदर सीव प्लेट्स होती हैं। इस तरीके की इलोंगेटेड सेल्स होंगी और यहाँ पे सीव प्लेट्स होंगी। लैक करेंगी न्यूक्लियस एज मैच्योरिटी, यानी कि इनके अंदर, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है लेकिन सीव ट्यूब की जो सेल्स होंगी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। कंपेनियन सेल कैसी होंगी? मेटाबॉलिक सपोर्ट फॉर सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, इसीलिए इनका नाम है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब साथी, ठीक है। तो जो सीव ट्यूब का साथी है वो है कंपेनियन सेल, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये न्यूक्लियस रखती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तीसरी तरीके का कंपोनेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये काम करता है स्टोरेज का और लैटेरल ट्रांसपोर्ट का। स्टोरेज और लैटेरल ट्रांसपोर्ट का काम करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसी तरीके से फ्लोएम फाइबर जो होगा, जैसे जाइलम फाइबर जो था वो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, इसी तरीके से फ्लोएम फाइबर जो होगा वो भी सपोर्ट, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 2 हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन टेंशन थियरी। ये बात आपको अभी नहीं पढ़नी है, लेकिन एक बात ये बता दी जा रही है कि कोई भी चीज अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रही है तो कोई एक चीज काम कर रहा होगा, अपने आप तो जान ही रही होगी। कौन सी थियरी है? 2 थियरीज हैं जो इसको बताती हैं, एक है ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरी है कोहेशन टेंशन थ्योरी। अगर खुदा न खास्ता इस तरीके का कोई क्वेश्चन एक आ जा रहा है एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों थियरीज कहाँ काम कर रही हैं। ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है? ट्रांसपिरेशन पुल का काम है जाइलम के थ्रू वाटर्स का प्लांट के रूट से शूट तक जाना, ये होता है ट्रांसपिरेशन पुल। और कोहेशन टेंशन थ्योरी भी यही काम करती है। क्या करती है? एक्सप्लेन्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, जो जाइलम के अंदर वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेशन टेंशन थ्योरी की वजह से होता है। वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर,
किसी भी दो वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे पे चिपक जाना, इसको हम बोलते हैं कोहेशन। एंड अधेयर टू वॉल, किसी एक वॉल से चिपक कर आगे बढ़ते रहना, ये हो गया अधेशन। तो कोहेशन भी हो गया, अधेशन भी हो गया, कोहेशन टेंशन। टू वॉल ट्रांसपिरेशन एट लीस्ट क्रिएट नेगेटिव प्रेशर। और जो आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी प्लांट को सुबह सुबह देखते हैं तो उसके स्टोमेटा पे पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा रहती है, ठीक है। वो एक्सेस वाटर होता है जो बाहर की तरफ होके सुबह निकल जाता है। उस पानी निकलने की वजह से एक मैं आपको सिस्टम बना के दिखा देता हूँ, ट्रांसपिरेशन पुल का एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा नमूना। एग्जैक्टली आप उसको शायद समझ पाए और ना समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस नाम याद होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन पुल और कोएशन टेंशन थ्योरी ये किस काम में आती है, किस काम में आती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट, इस काम में आती है। मान लेते हैं कोई एक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, कोई एक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ से हम बॉल्स को इंसर्ट करना शुरू कर दिए। तो बॉल्स को हमने इंसर्ट किया तो सारी बॉल्स इस तरीके से इसमें एडजस्ट हो गई, सारी बॉल इस तरीके से एडजस्ट हो गई। अब हमारे पास एक बॉल बच गई थी इस पाइप में, हमको उसको डालना था, अब वो जा नहीं सकता। तो इसका तरीका क्या है कि इस पाइप में नीचे से एक बॉल हमको अगर और इंसर्ट करनी है, इसका मतलब यहाँ से एक बॉल हमको हटानी पड़ेगी। हटा दिया हमने, बाहर निकल गया। जैसे ही ये बॉल बाहर आएगी, सारी बॉल्स एक एक खाने ऊपर चली जाएंगी और नीचे से ये बॉल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। यही ट्रांसपिरेशन पुल की थ्योरी है। जब वाटर स्टोमेटा से बाहर निकलेगा तब नीचे स्पेस क्रिएट होगी और एक पुल पैदा होने की वजह से रूट सॉइल के अंदर मौजूद वाटर को इंसर्ट कर लेंगे अपने अंदर, और उसका ट्रांसपोर्ट, ये मान लेते हैं अपना जाइलम है, ये जाइलम उसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक। इस थ्योरी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेस वाटर का लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाना, इस ट्रांसपिरेशन। उस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो उस लीफ में एक पुल पैदा हो रहा है, खिंचाव, कि हाँ भाई तुम पानी सॉइल से ऊपर ले लो, उस खिंचाव को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ये काम करता है जाइलम, और किस लिए करता है, वाटर को रूट से शूट तक पहुंचाने के लिए। देख लेते हैं सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज कुछ होती हैं। अभी तक हमने दो तरीके की टिश्यूज पढ़ी, एक पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यूज जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कराने के काम में आता है और गर्थ को इंक्रीज कराने के काम में आता है। उसके बाद हमने पढ़ी वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब डिवाइड करना बंद कर देती हैं तो परमानेंट टिश्यूज में तब्दील हो जाती हैं। उन्हीं परमानेंट टिश्यूज में दो पार्ट होते हैं, एक वो परमानेंट टिश्यूज जो सिंपल है, जिनका एक फंक्शन है, एक काम है, वही करेंगी, खत्म हो जाएंगी। दूसरी टाइप की जो टिश्यूज हैं उनका काम बहुत वास्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हम उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होती हैं दो तरीके की, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती हैं तीन तरीके की। सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती हैं पैरेनकाइमेटा, कोलेनकाइमेटा और स्क्लेरेनकाइमेटा, ठीक है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमेटस सेल्स का काम स्टोरेज का होता है, ये सॉफ्ट सेल्स होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस सेल्स का काम होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं किसी भी प्लांट पार्ट को, जैसे पेटियोल को, या कुछ स्टेम्स आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इसी तरीके से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का काम होता है किसी भी प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि ये डेड सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, इनके कॉर्नर में सेलुलोज इकट्ठा होता है, इसलिए ये डेड होती हैं, रिजिड होती हैं, और ये एक शेप प्रोवाइड करती हैं किसी भी प्लांट को। आइए उसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्लोएम और जाइलम का काम क्या होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप की टिश्यूज होती हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को रूट से शूट की तरफ लेके जाना, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर कोई काम हमको करना है तो उसके लिए जरूर किसी ना किसी तरीके का फोर्स लगेगा, है ना। हम इस रिमोट को यहाँ से नीचे बिना किसी ताकत के छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको उठाने के लिए तो हमें किसी ना किसी फोर्स का जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई पुल की जरूरत पड़ेगी। वो पुल इस प्लांट के केस में ट्रांसपिरेशन पुल है, ट्रांसपिरेशन पुल है और कोहेशन टेंशन थ्योरी। आपसे अगर एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछा जाए तो आप इस चीज को बता सकते हैं। उसके बाद हम कुछ असेसरी टिश्यूज पढ़ेंगे जो कि सपोर्टिंग या प्रोटेक्टिव टाइप की टिश्यूज होती हैं, ठीक है। हमने मेन स्ट्रीम में मौजूद जितनी यूजफुल टिश्यूज थी उन सारी टिश्यूज को पढ़ लिया है।
अब हम पढ़ेंगे कुछ सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यूज। तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा एपिडर्मिस का। एक सिंगल लेयर की आउटर कवरिंग होती है जो हर जगह प्लांट पर मौजूद होगी, और इस पे क्यूटिकल भी हो सकता है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है। जब भी किसी सेल पे क्यूटिकल है, इसका मतलब वो सेल ट्रांसपीरेशन ज्यादा कर रहा था, और उस ट्रांसपीरेशन को, लॉस ऑफ वाटर को, ट्रांसपीरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए उस पे क्यूटिकल का फॉर्मेशन हुआ। क्या करता है क्यूटिकल? लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। कहाँ करता है? स्टोमेटा पर। स्टोमेटा से ही तो ये सारा काम होता है ना। ट्रांसपीरेशन कहाँ होगा? स्टोमेटा से होगा। स्टोमेटा इज अ पोर जो प्लांट की लीव्स पर मौजूद होता है, अपर वाली पे कम, लोअर वाली पे ज्यादा, है ना। स्टोमेटा इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने जरूर देखी होगी। ये होती है आपकी गार्ड सेल्स, गार्ड सेल, ठीक है। और ये हो गया आपका पोर। पोर यानी कि इसी को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। ये क्या है? स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटा, और इसके दोनों साइड पे जो सेल मौजूद है हम उनको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद होती है? ये किसी भी प्लांट की लीफ पर मौजूद होती है। और स्पोर का काम क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है। स्पोर का काम है गैसेस को एक्सचेंज करना, यूजफुल गैसेस को अंदर और यूजफुल नहीं है जो गैसेस उनको बाहर करना। और इसका एक काम है ट्रांसपीरेशन करवाना। प्लांट्स के अंदर अगर वाटर एक्सेस में है तो उसका लॉस करवा देना, इसी पोर का काम है। और ये अपर सरफेस पे कम, प्लांट्स की लोअर लीफ की लोअर सरफेस पे ज्यादा मौजूद होती है। चलिए, ये काम आपको पता चल गया। और ये एपिडर्मिस लेयर इसी पे होती है। इस तरीके से एपिडर्मिस की एक लेयर होगी। अगर ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रहा है, वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, उतना वाटर उनके पास है नहीं, तो इस पे क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी, और क्यूटिकल की लेयर वाटर के लॉस को रोक देगी, है ना। सिंपल सी बात है। और इसका काम क्या होता है? गैस का एक्सचेंज कराना। स्टोमेटा का गैस का एक्सचेंज कराना, ठीक है। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाहर निकालती है, ये यही स्टोमेटा। ऑक्सीजन को इन करती है, यही सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करती है, ऑक्सीजन को आउट करती है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों गैसेज हैं। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक उनके लिए एक्सेस है, एक हमारे लिए एक्सेस है, ठीक है। तो इनका एक्सचेंज यही गार्ड सेल करेंगी। आगे देखते हैं दूसरी टाइप की कौन सी सेल है। दूसरी है पेरीडर्म। पहली है एपिडर्म या एपिडर्मिस, दूसरी है पेरीडर्म, जिसको हम बार्क कहते हैं। रिप्लेसेस एपिडर्मिस इन ओल्डर स्टेम्स कंटेन कॉर्क सेल विच आर डेड एंड वाटर प्रूफ। वही एपिडर्मिस जब मच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और वो बन जाएगी पेरीडर्म। बार्क आपने अक्सर देखा होगा, अमरूद के पेड़ पे आपने देखा होगा, बहुत सारे पेड़ों पे आपने देखा होगा, स्टेम्स के ऊपर बाक्स होती है, छाल जिसको बोलते हैं। वो वही एपिडर्मल सेल्स होती हैं, मच्योर होके पेरीडर्म में तब्दील हो जाती है। क्या करती हैं? कॉर्क सेल कंटेन करती हैं जो कि डेड होती हैं। डेड सेल होगी तो वाटर प्रूफ होगी। क्यों? लिविंग सेल के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, डेड सेल के अंदर वाटर या किसी भी केमिकल का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है इनटू एनी लिविंग सेल, ठीक है। मान लिया एक प्लांट है जिसके बाहर वाले हिस्से पे कोई डेड सेल्स लगी हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करके किसी चीज को यहाँ थोड़े भेजेंगी, हो ही नहीं सकता। जो लिविंग होगी वही इसको ट्रांसपोर्ट करके अंदर भेजेंगी। तो डेड सेल अगर हैं तो वो वाटर प्रूफ होंगी, पहली बात, और वो ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं करेंगी। और यही एपिडर्मिस का एक्सटेंडेड वर्जन इज पेरीडर्म, जिसको हम कहते हैं प्लांट्स की बार्क। आइए इसी तरीके से आगे देख लेते हैं एडाप्टेशंस क्या होती हैं। सकुलेंट्स, थिक पैरेनकाइमेटा फॉर वाटर स्टोरेज। मान लिया कोई एक प्लांट है, स्टोरेज का काम अपने आपको बताया था कौन करता है? पैरेनकाइमा या पैरेनकाइमेटस टिश्यूज। स्टोरेज का काम पैरेनकाइमा का है। मान लेते हैं कि पैरेनकाइमा स्टोर क्या करता है? वाटर। और कोई ऐसा प्लांट है जो ऐसी जगह पे उग रहा है जहां वाटर की कमी है, तो अब अगर उसके यहाँ वाटर की कमी है, डेली डेली पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो जिस दिन पाएगा सबको उठा के स्टोर कर लेगा। और वो स्टोरेज कौन करेगा? पैरेनकाइमा। तो ऐसी जगह के प्लांट्स के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स का होना ज्यादा जरूरी है कि भैया जितना ज्यादा पैरेनकाइमा उतना ज्यादा स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल है पैरेनकाइमा। और वो प्लांट जिसके अंदर पानी की कमी हो और वो अपने अंदर ढेर सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन कर ले,
इसी को बोलते हैं सकुलेंट्स। वो पानी को खींच के अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और बहुत दिन तक उससे उनका काम चलता रहता है। जीरोफाइट्स एक प्लांट्स होते हैं, थिक क्यूटिकल होती है इनके अंदर, सनकेन स्टोमेटा है इनके होता है इनके अंदर, हाइड्रोफाइट्स थिन क्यूटिकल होगा और मेनी स्टोमेटा होगा। अब जीरोफाइट हाइड्रोफाइट क्या होते हैं भाई? जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो वाटर की कमी में मौजूद होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो ऐसी जमीन पर हैं जहां वाटर की कमी है लेकिन फिर भी वो अपने अंदर सकुलेंट्स बना के सरवाइव कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक प्लांट होगा, आपके घरों में अक्सर देखा होगा कैक्टस। कैक्टस एक जीरोफिटिक प्लांट है, आपने देखा होगा अक्सर रेगिस्तान में उठ जाता है वो। उसके अंदर सकुलेंट्स के फॉर्म में पैरेनकाइमेटा सेल्स हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा वाटर स्टोर रहता है, वो उससे अपना काम धीरे धीरे चलाता रहता है। ऐसी जगहों के प्लांट्स की रूट्स भी बहुत बड़ी होती हैं कि जितनी बड़ी रूट होगी उतना ज्यादा वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये हो गया जीरोफाइट। और हाइड्रोफाइट वो होते हैं जो पानी में मौजूद हो, जो पानी के एक्सेस में मौजूद हो प्लांट्स। वो प्लांट जो पानी के एक्सेस में हो, जैसे आइकॉर्निया। आइकॉर्निया आपने जलकुंभी नाम सुना होगा जरूर, आइकॉर्निया का नाम आपने जरूर सुना होगा, और सुना नहीं होगा तो कम से कम आपने देखा होगा। वो वाटर की सरफेस पे ही मौजूद होता है, तो वो हाइड्रोफाइट है, उसको पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब अगर उसको पानी की कोई कमी नहीं है तो उसमें क्यूटिकल का क्या काम है? भाई क्यूटिकल का क्या काम है? पानी उसके पास इनफ है, क्यूटिकल क्यों बनाएगा? लॉस को क्यों रोकेगा वो? जहां क्यूटिकल होगा समझ लो वहां पे वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा है। और वो किस तरीके का प्लांट है? जीरोफिटिक प्लांट। अगर प्लांट को पानी की हो गई कमी, वो हो गया जीरोफिटिक प्लांट। अगर प्लांट हो गया जीरोफिटिक तो उसकी सेल्स पर क्यूटिकल का बनना इंपॉर्टेंट। क्यूटिकल बनेगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। तो अल्टीमेटली क्यूटिकल का काम है वाटर के लॉस को डिक्रीज करना, कम करना। चलिए ठीक है, ये कुछ एडाप्टेशंस होती हैं कि पहले क्या हुआ कि एक प्लांट के अंदर नॉर्मल पैरेनकाइमा था, थोड़ा जितना होना चाहिए, नॉर्मल स्क्लेरेनकाइमा था, नॉर्मल कोलेनकाइमा था। अब क्या हुआ कि उसको महसूस हुई पानी की कमी, और स्टोरेज का काम कौन करता है? पैरेनकाइमा। तो प्लांट ने अपने आप पैरेनकाइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन ज्यादा कर दिया। क्यों? जितना पैरेनकाइमेटस सेल्स उतना ज्यादा वाटर का स्टोरेज। तो ये हो गई एडॉप्टेशन, कि अलग अलग माहौल में कुछ ना कुछ एडॉप्ट करके अपनी स्ट्रक्चर को बदलते रहना, ये हो गया एडॉप्टेशन। ये कुछ एसेसरी टाइप की टिश्यूज थी जो या तो सपोर्टिंग है या तो प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव में बेटा एपिडर्मिस पेरिडर्म, और सपोर्टिंग में आपका एडॉप्टेशन। सपोर्ट करता है कैसे? जीरोफिटिक कंडीशन को, है ना। अगर वाटर रेजिस्टेंट वाटर कम है उस कंडीशन में भी ये एडॉप्टेशन करके उस प्लांट को जिंदा रखेगा। ये सपोर्ट हो गया ना? ठीक है बेटा। अब हम पढ़ चुके प्लांट टिश्यूज के बारे में एवरीथिंग। प्लांट टिश्यूज हो गया हमारा खत्म। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। एनिमल टिश्यूज 20 मिनट का टॉपिक है, हम पढ़ लेते हैं। पहली टाइप की टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी टाइप की टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू, क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू? ये भी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होगा जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम होगा। ये भी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होगा जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम होगा। वही टिश्यूज होती है, दो तरीके की, पहली है एपिथेलियल, दूसरी है कनेक्टिव। पढ़ते हैं एपिथेलियल क्या होती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं। टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं, मॉलिक्यूलर या इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ा कम होती हैं। मिनिमल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर स्पेस कम रहेगा तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी बहुत कम रहेगा। रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एवेस्कुलर नो ब्लड वेसल्स, यानी बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम होगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये रेस्ट करती हैं। और एवेस्कुलर होती है, मतलब इसमें कोई वेसल नहीं होगा, ब्लड वेसल एपिथेलियल टिश्यूज में नहीं होती। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म करती हैं। अलग अलग टाइप की एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, इनमें से अलग अलग काम परफॉर्म करती हैं। कुछ प्रोटेक्शन का काम करेंगी, बच बचाओ, कुछ एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, कुछ सेक्रीशन का काम करेंगी, और कुछ फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का काम करेंगी। कौन सी सेल्स? एपिथेलियल सेल्स। चार तरीके की, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड
एपिथेलियल सेल्स होती हैं। इन चारों का काम अलग अलग है, देख लेते हैं। पहले उनका शेप क्या है, उनका फीचर क्या है, दूसरा उनका लोकेशन क्या है, तीसरा उनका फंक्शन क्या है। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज फ्लैट होती हैं और थिन होती हैं, चपटी और पतली सेल्स होती हैं। एल्यूविलाई आपके कहाँ मौजूद है, लंग्स में, वहां ये मौजूद होंगी। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मौजूद होंगी, हालांकि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, लेकिन ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में जो सेल्स हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियल टाइप की सेल्स हैं या टिश्यूज हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इनका, स्क्वेमस, फ्लैट, थिन, एल्यूविलाई में मौजूद, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में मौजूद सेल्स का फंक्शन है डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करना और प्रोटेक्शन करना। किनका, ब्लड वेसल्स का। समझ में आ गया, ये हो गई स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का काम और शेप और लोकेशन। इसी तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की शेप है क्यूब शेप की, इसीलिए इसका नाम क्यूबॉइडल पड़ा है। इसकी लोकेशन है किडनी ट्यूब्यूल्स में और ग्लैंड्स में। जैसे ही ये सेल हमको पता चला कि किडनी में मौजूद है, तो किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है, तो इसका फंक्शन हो गया सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया। उसी तरीके से कॉलमनर सेल्स होंगी, टॉल सेल्स, यानी कि ये लंबी सेल होती है, चपटी नहीं, क्यूब नहीं, ये टॉल लंबी इस तरीके की सेल्स होंगी। समटाइम्स सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब उसमें मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर मौजूद होगी, सीलिया प्रेजेंट होगा, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। कहाँ कहाँ मौजूद होगी बेटा, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई है, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। स्टमक की लाइनिंग में कॉलमनर सेल मौजूद होंगी, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कॉलमनर सेल मौजूद होंगी। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब में भी कुछ मौजूद होंगी। इनका काम मूवमेंट का है और सिक्रीशन का है। आइए देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड टाइप की एपिथेलियल सेल का काम क्या होता है। ये मल्टी लेयर की सेल होती है। अभी तक हमने जितनी लेयर सुनी, चाहे क्यूब शेप की हो, चाहे टॉल हो, चाहे थिन और फ्लैट हो, वो सिंगल लेयर होती हैं। पहली स्ट्रेटिफाइड ऐसी है जो मल्टी लेयर की सेल होती है। ये स्किन में होगी, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स, और ये एबरेशन को रोकेगी। ठीक है, अलग अलग तरीके की जो एब्जॉर्प्शन या प्रोटेक्शन होती है जिसमें स्किन का रिलेशन होता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी, स्ट्रेटिफाइड सेल्स। चारों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, चारों का फंक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हम बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, है ना, डीप नहीं जा रहे हैं हम कि सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन लिग्निफाइड होगी, कौन नहीं होगी, कौन कहाँ जाएगी, कौन किसका फेट क्या होगा। ये सारी बातें आप डिटेल लेक्चर में पढ़िएगा, ये आपको लास्ट मोमेंट लेक्चर पढ़ाया जा रहा है ताकि आप कुछ क्वेश्चंस को कर पाएं। अगली हमारी टाइप की सेल है एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू। क्या होती है, हैज अबंडेंट इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल में हमने आपको बताया था कि इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स नहीं होता, इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, बहुत ज्यादा। अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि फाइबर्स प्लस ग्राउंड स्टेट्स, इन्हीं को बोलते हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। फंक्शन इनका क्या होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज से होती हैं। कनेक्टिव है तो बाइंडिंग तो होगी ही, कनेक्टिव है तो सपोर्ट तो प्रोवाइड ही करेगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। कितनी टाइप्स की होती हैं कनेक्टिव टाइप की टिश्यूज, एरियोलर, एडिपोज, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, ये सारी टिश्यूज जो हैं कनेक्टिव टाइप की टिश्यूज हैं। एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, टेंडन एंड लिगामेंट, ये सारी टिश्यूज कनेक्टिव टाइप की टिश्यूज हैं। सबका फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। एरियोलर क्या होता है, कैसे होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ऑर्गन्स को एक दूसरे से बाइंड करवाती हैं और अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस होती हैं। एडिपोज टाइप की टिश्यूज फैट स्टोरेज सेल्स होती हैं। एडिपोज सेल्स या एडिपोज टिश्यूज फैट का डिपोजिशन करती हैं, स्टोरेज करती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। वो सेल्स जो फैट का डिपोजिशन या क्या बोलते हैं स्टोरेज करें, हम उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। और एडिपोज सेल्स कैसी, एडिपोज टिश्यूज कैसी होती हैं, ये होती हैं कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज। क्या करती हैं, इंसुलेशन करवाती हैं, एनर्जी रिजर्व होती है। स्टोरेज का काम है तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिजर्व होगा। बोन की बात करें, रिजिड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ऑस्टियोसाइट इन लेकुनी एंड हर्वेसियन सिस्टम इन कॉम्पैक्ट बोन, ये बोन का काम। ये बोन होती है, कैसे बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है। ऑस्टियोसाइट्स लेकुनी,
और हेर्वेशियन सिस्टम इन कॉम्पैक्ट बोन। आपको बहुत ज़्यादा इन लोगों का मतलब नहीं समझना है, आपको बस ये जानना है कि बोन भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है। आप चाहें तो ऑस्टियोसाइट इन लेकुनी, हेर्वेशियन सिस्टम इन कॉम्पैक्ट बोन याद कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई मसला नहीं। बात करेंगे हम कार्टिलेज की, ये कॉन्ड्रोसाइट्स होता है इन लेकुनी, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, आपने देखा होगा कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और हाइलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज इसका एग्जाम्पल है। ब्लड की बात करें, ये प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और ये काम करता है ट्रांसपोर्ट का और इम्यूनिटी का। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी का काम करता है ब्लड। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे बना है? जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी। मेन चीज आपको जो याद रखनी है कि इसके अंदर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स ज्यादा होता है, और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और बाइंडिंग का काम करते हैं ये। एरियोलर, एडिपोज, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, ये सारी की सारी कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू है। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। आपके आपके हाथों में क्या मौजूद है, आपके बाजुओं में कौन सी टिश्यू मौजूद है? ये सारी की सारी मस्कुलर टिश्यूज हैं। पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है इनका? कंट्रैक्शन टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अगर हमारी ये मसल है, हम इस तरीके से कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो ये किस टाइप की मसल्स हैं जिनमें हम ये काम कर पा रहे हैं? तो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी, मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से तीन टाइप की होंगी: स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। मस्कुलर टिश्यूज तीन तरीके की हैं: स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रेटेड को बोलते हैं हम स्केलेटल, हड्डियों के ऊपर जितनी मसल्स हैं सब स्ट्रेटेड हैं। अनस्ट्रेटेड जो होंगी वो सब स्मूथ होंगी। कहाँ मौजूद होंगी देख लेते हैं। कार्डियक होगी हमारे हार्ट पर। स्ट्रेटेड का अपीयरेंस कैसा होगा? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसी तरीके से इनका लोकेशन होगा, बोन्स से अटैच होंगी स्ट्रेटेड मसल्स, इसीलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। फैटिक प्रोन होंगी, क्विक कॉन्ट्रैक्शन होगा। भाई क्विक कॉन्ट्रैक्शन है और इस तरीके से कई घंटे तक आप करते रहें तो आप थक भी सकते हैं। फैटिक का मतलब थकान, फैटिक प्रोन, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स फैटिक प्रोन और क्विक कॉन्ट्रैक्शन वाली होंगी। इनका लोकेशन क्या होगा? बोन्स के आसपास। इनके अपीयरेंस कैसी होगी? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। नाम क्या है इनका? स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल। इसी तरीके से स्मूथ अनस्ट्रेंड को हम अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये स्पिंडल शेप की होगी और सिंगल न्यूक्लिएटेड होंगी। इनका लोकेशन क्या होगा? गट के वॉल पर, यानी कि इंटेस्टाइन के वॉल्स पर स्मूथ या अनस्टेटेड सेल्स मौजूद होंगी और कॉन्ट्रैक्शन को सस्टेन करती हैं, है ना, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाती है, सिकुड़न, जकड़न, कॉन्ट्रैक्शन। आइए बात करते हैं कार्डियक टाइप ऑफ सेल की। कार्डियक कार्डियक अरेस्ट आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, तो कार्डियक मसल तो आपको पता चल गया कि आपके हार्ट में ही होगा, ठीक है। तो कैसा दिखता है? ब्रांच होता है, स्ट्रेटेड होता है। दूसरी बात, लोकेशन इसका है हार्ट। तीसरा काम इसका क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक का मतलब एक फिक्स टाइम के बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। आपकी ये जो मसल्स हैं ये आप जब चाहें तब आप कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जब चाहें आप रिलैक्स करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, रिलैक्स करा दिया, यानी कि अपने आप को बांध लिया और छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी अपनी मर्जी से। लेकिन कार्डियक टाइप ऑफ मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक है, अपने आप है, सेट है, उसी पे होगा, आप उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अलग टाइप की मसल हो गई। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? क्वेश्चन आएगा कि इन सारी मस्कुलर टिश्यू में से कौन सा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा? तो कार्डियक मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? स्मूथ मसल्स। और क्विक कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? स्ट्रेटेड या स्केलेटल टाइप ऑफ मसल, जो कहाँ मौजूद होती हैं? बोन्स के अतराफ। देख लेते हैं अगला टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होती है? नर्वस टिश्यू बनी होती है न्यूरॉन और न्यूरोलजिया से, ठीक है, न्यूरॉन और न्यूरोलजिया। नर्वस टिश्यूज वो होती हैं जो बॉडी के हर पार्ट में लगभग फैली हुई हैं। आपको कोई टच कर रहा है, वो मैसेज आपके ब्रेन तक लेके जाना कि भाई आपको किसी ने टच किया, फिर उसको ये वापस मैसेज भेजना कि अगर टच किया तो क्या करना है, सुनना है, मुड़ना है, देखना है, मुखातिब होना है, हटाना है, गुस्सा हो जाना है। ये जो मैसेज है ये नर्वस टिश्यू का ही काम है।
तो ये काम करता है। नर्वस टिश्यू कैसे बना होता है? न्यूरॉन से, न्यूरोलजिया से। न्यूरॉन पार्ट जो होता है ये इसकी सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं, और डेंड्राइट्स जो कि मैसेज को रिसीव करता है, एक्सॉन जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। इस तरीके की एक सेल आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी, जिसमें ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये हो गया आपका नर्वस टिश्यू, एक सेल, नर्वस टिश्यू का एक सेल। ठीक है, इसमें अलग अलग बॉडी के पार्ट से यहाँ से मैसेज एक दूसरे से कनेक्ट होगा, ट्रांसफर होगा। समझ में आ गया? ये डेंड्राइट्स पार्ट है, ये एक्सॉन पार्ट है। तो मैसेज का एक का काम होता है मैसेज को रिसीव करना, दूसरे का काम है उस मैसेज को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो रिसीवर हो गया आपका डेंड्राइट्स और एक्सॉन हो गया आपका ट्रांसमीटर, मैसेज ट्रांसमीटर। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी मैसेज को रिसीव करना विद हेल्प ऑफ डेंड्राइट, और उसके रिस्पॉन्स में कि भैया तुमको उस चीज का जवाब देना है, हाँ बोलना है, ना बोलना है, मुड़ना है, देखना है, गुस्सा करना है, वो करेगा एक्सॉन, ट्रांसमिट करेगा ब्रेन से प्रोसेस करने के बाद। कितनी टाइप की न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यूज हो सकती हैं? यूनिपोलर हो सकती है, बाईपोलर हो सकती है, मल्टीपोलर हो सकती है, कुछ प्रोसेसेस के बेस पे। देखते हैं कौन से प्रोसेसेस की बात करता है। 3 टाइप की हो सकती है, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। फंक्शन इनका क्या है? रैपिड कम्युनिकेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, रिफ्लेक्स एक्शन। बताया ना आपको, आपका हाथ गलती से तवे पे पड़ जाए, आप उसको फौरन हटाते हो, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये कौन परफॉर्म करता है? आपकी नर्वस टिश्यूज। सेंसरी एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन, आप कुछ सोच रहे हो, आपको ये सोचने में आ रहा है कि मैं अपनी ये वाली उंगली लाना चाह रहा हूँ, तो सेंसरी मोटर सेल्स इसमें एक्टिव हो जाती हैं। आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि बेटा आप इसको इस तरीके से हिला सकते हैं, हटा सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो ट्रांसफर ऑफ मैसेज वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये सारा का सारा काम करेगा नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल, जो आपकी बॉडी के लगभग हर पार्ट में मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे एक कंपैरिजन टेबल कि प्लांट की सेल्स कैसे होती है, एनिमल की सेल्स कैसे होती हैं। तो प्लांट टिश्यूज कैसे होंगी, एनिमल टिश्यूज कैसे होंगी। प्लांट की टिश्यूज में सेल वॉल होगा, इंपॉर्टेंट बात। एनिमल की टिश्यूज में नो सेल वॉल। बेटा यहाँ गलत थोड़ा हो गया है, एक दूसरे के ऊपर हो गया, हम बता दें, यहाँ लिखा हुआ है नो सेल वॉल। प्लांट की केसेस में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, इन सम, नॉट ऑल, इन सम। और एनिमल के केस में क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद होगा। क्या कोई हरा एनिमल आपने देखा है? क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसी तरीके से इसमें मेरिस्टेम्स होगा। मेरिस्टेम का मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बाद में डिवाइड करना बंद करके परमानेंट में बदल जाएंगी। इसी तरीके इनकी ग्रोथ कोई लिमिटेड नहीं होती प्लांट की। बेटा प्लांट बहुत ताउम्र ग्रोथ करता रहता है, इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है स्पेसिफिक रीजन तक। किसी आदमी को आपने देखा 90 मीटर का हो? नहीं, लेकिन प्लांट 90 मीटर का हो सकता है। तो एनिमल की हाइट लिमिटेड है, प्लांट की हाइट लिमिटेड नहीं है, बढ़ती ही रहेगी जब तक चाहे वो। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होगा, और इसके अंदर या तो वैक्यूल होगा और सॉरी, या तो नहीं होगा, या तो होगा तो बहुत छोटा होगा। क्योंकि स्टोरेज, वैक्यूल का काम होता है जनरली सेल सैप का स्टोरेज। इसमें स्टोरेज कम होता है, इसमें स्टोरेज ज्यादा होता है। पहली क्लासेस में शायद आपको बताया गया हो या ना बताया गया हो, स्टोरेज का काम प्लांट में इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। यही खाना बनाते हैं तब हम खाते हैं, इसीलिए हम हेटेरोट्रॉफ हैं और वो ऑटोट्रॉफ। वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद बना सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ है, हम नहीं बना सकते। हम उनका बना के स्टोर किया हुआ खाना खाते हैं तो हम हेटेरोट्रॉफ। चलें ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करा जाती है इनके अंदर स्क्लेरन काइमेटा से और क्लोरेन काइमेटा से, यानी कि स्क्लेरन काइमा और क्लोरेन कोलेन काइमा, नॉट क्लोरेन काइमा। और इनके अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड होती है वो हड्डियों की वजह से, कार्टिलेज की वजह से, कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से। बताया ना आपको, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक छोटा सा निमोनिक्स हमने आप लोगों के लिए बनाया है काम के लिए, याद करने के लिए, कि जाइलम का काम अगर आपको याद करना हो तो आप याद करेंगे एक्स फॉर एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास, एक्सट्रीम थर्स्ट, प्यास। प्यास में क्या चाहिए? पानी, तो ये काम करेगा वाटर के ट्रांसपोर्ट का। इसी तरीके से फ्लोएम अगर आप बात करें, फ्लोएम किससे आता है? पी से, पी फॉर पिज्जा, पिज्जा क्या है? खाना, तो खाने का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। इसी तरीके से पैरेनकाइमा क्या होता है? पैरा, यानी कि पैराशूट, स्टोर करता है क्या? एयर को और स्पेस को, तो इसका स्टोरेज का काम हो गया। पैराशूट क्या करता है? एयर को ट्रैप करता है और नीचे लेके जाता है, आपको गिरा देता है धीरे से,
तो वही ट्रैप का, रखने का, स्टोर करने का पार्ट बात आ गई, तो ये हो गया अपना पैराशूट, और पैराकाइमा स्टोरेज का काम करेगी। इसी तरीके से कोलेनकाइमा के लिए हमने बनाया कॉलर। कॉलर गिव्स फ्लेक्सिबल सपोर्ट एंड थिन कॉलर ऑन शर्ट। तो इसका क्या हो गया कोलेनकाइमा का, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ये कॉलर हो गई, ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से स्क्लेरेनकाइमा, एस फॉर स्टोन, स्टोन होता है हार्ड, तो ये रिजिड होगा, हार्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसी भी प्लांट को। ध्यान से इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, याद हो जाएगा। जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा का काम क्या है? जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना, पैरेनकाइमा का काम है स्टोरेज करना फैट का और स्टार्च का, कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, स्क्लेरेनकाइमा का काम है हार्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये 3 टाइप की जो टिश्यूज हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ये 2 टाइप की जो टिश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। ये जाइलम ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को पहुंचाता है और फ्लोएम ग्रेविटी के अलोंग भी, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी। भाई एक पत्ती यहाँ पे है, इस पत्ती में खाना बन गया, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, खाना बन गया, इसके ऊपर भी इसको खाना पहुंचाना है, इसके नीचे भी इसको खाना पहुंचाना है, लेकिन वाटर हमेशा सॉइल से ऊपर ही जाएगा। समझ में आ गया? देखते हैं डायग्राम की, इसमें जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चंस हम कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म होगा। बेटा क्वेश्चंस कहाँ गए भाई? बस 2 मिनट का वक्त है बेटा, कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं जो हमें करवाने हैं। ये नहीं है बेटा, ये क्वेश्चंस हमको कराने थे। ये है क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन जरा बेटा देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट? 2 पार्ट बताया था मैंने आपको, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। जाइलम कॉम्प्लेक्स है, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कैम्बियम कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कौन सा है? पैरेनकाइमा। क्या काम होता है इसका बेटा? स्टोरेज का। एक्सप्लेनेशन है, पैरेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स and it helps in photosynthesis, storage and healing. Okay, question number 2, which plant tissue is responsible for the growth of plant? ग्रोथ के लिए हमने आपको क्या बताया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ, लेंथ और गर्थ पढ़ने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा आप। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिडर्मिस की बनी हुई है, एपिडर्मिस की बनी हुई है। जाइलम क्या है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज है, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सप्लेनेशन है, द एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम वाटर लॉस एंड इंजरी। ये वाटर लॉस क्या होता है? इसी को तो हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन को ही बेटा हम वाटर लॉस बोलते हैं, और इसी वाटर लॉस की वजह से एक ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रूट से वाटर खिंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डेड मैकेनिकल टिश्यूज इन प्लांट्स इज। कौन सा होता है डेड मैकेनिकल टिश्यू? पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, फ्लोएम लिविंग सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेड होके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लिग्निन का, इसके वॉल्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये
स्ट्रेंथ और ताकत प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं किसी भी प्लांट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द थिकनिंग इन कोलेनकाइमेटा सेल्स या कोलेनकाइमा सेल्स अकर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो भी थिकनिंग या रिजिडिटी कोलेनकाइमेटा सेल्स के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से आती है वो है सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन इनके वॉल्स, इनके सेल्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे इनकी थिकनिंग बढ़ जाती है, मोटे हो जाते हैं। कोलेनकाइमेटा सेल्स have unevenly thickened cell wall due to cellulose and pectin। मान लेते हैं ये एक कोलेनकाइमा सेल है, मान लेते हैं ये एक कोलेनकाइमा सेल है, तो इसकी सेल वॉल हो सकता है यहाँ पे बहुत मोटी हो, यहाँ पतली हो, यहाँ फिर मोटी हो, यहाँ पतली हो, यहाँ फिर मोटी हो, यहाँ पतली हो, फिर यहाँ मोटी हो। तो ये क्यों होता है? ये सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन जहां जहां होगा वहां वहां ये सेल थिक होंगी, जहां नहीं होगा वहां थिन होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम। बता दीजिए भाई, ये अभी आपके लिए हम छुपा दे रहे हैं। जाइलम का कंपोनेंट हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था ट्रैकीड जाइलम का कंपोनेंट है, वेसल जाइलम का कंपोनेंट है, जाइलम फाइबर जाइलम का कंपोनेंट है, कंपेनियन सेल जाइलम का नहीं है, ये फ्लोएम का है। कंपेनियन सेल जाइलम फाइबर सॉरी जाइलम का कंपोनेंट नहीं है, ये फ्लोएम का कंपोनेंट है। इसी तरीके से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इसको याद करने की जरूरत है जो हमने आपको इसमें बताया है। कंपेनियन सेल आर पार्ट ऑफ फ्लोएम नॉट जाइलम। जाइलम कंटेन्स ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। आप बात कर लें क्वेश्चन नंबर 7 की। विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट कौन करवाता है? जाइलम नहीं, फ्लोएम यस, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, पैरेन्काइमा स्टोरेज। तो आंसर आपका है फ्लोएम। एक्सप्लेनेशन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं या हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट। जो कोकोनट का बाहरी हिस्सा होता है हस्क, वो कौन बनाता है? वो डेड और बहुत रिजिड और बहुत हार्ड होती है, उससे आप अपने गाल पे उसको रगड़ें तो कट जाएगा। तो वो रिजिडिटी, वो हार्डनेस क्यों आती है? कि उसके अंदर स्केलर एंड काइमेटस टिश्यूज या सेल्स मौजूद होती हैं जो कि डेड होती हैं और क्या प्रोवाइड करती हैं? रिजिडिटी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रोथ इन लेंथ। जब भी कोई प्लांट की लेंथ बढ़ती है तो वो किस वजह से बढ़ती है? कौन सी सेल्स या कौन सी टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होती हैं? मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ाते वक्त बताया था कि दो तरीके की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक और होती है लैटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट की ग्रोथ बढ़ने में। एपिकल मेरिस्टेम दोनों साइड पे होती है, ये प्लांट का शूट वाला हिस्सा है टिप, और ये प्लांट का रूट वाला हिस्सा है। दोनों हिस्सों में एपिकल मेरिस्टेम मौजूद होता है और उसकी लेंथ को इंक्रीज करवाता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट रूट एंड शूट टिप्स एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें बेटा। द कॉर्क सेल्स आर इम्परवियस टू वाटर। इम्परवियस का मतलब उसको वाटर पार करके, क्रॉस करके जा नहीं सकता है, टू वाटर एंड गैसेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है कॉर्क के अंदर, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है कॉर्क के अंदर, जिसकी वजह से वो वाटर को लेके इम्परवियस हो जाती है और किसी भी गैस को लेके इम्परवियस। उससे क्रॉस करके अगर उस वाटर और गैस को जाना है तो सुबेरिन की मौजूदगी उसको ये करने नहीं देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, सुबेरिन के बारे में पढ़ लीजिए, शायद आपको नहीं बताया गया। सुबेरिन इज अ वैक्सी मटेरियल इन कॉर्क। किसी भी चीज पे जब आप कोई वैक्सी मटेरियल लगा देंगे तो वाटर और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। जैसे प्लांट के अंदर अगर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसमें क्यूटिकल की लेयर बन जाती है। क्यूटिकल क्या करती है? ट्रांसपिरेशन को रोक देती है। तो क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर है जो कि किसी चीज को वाटर प्रूफ और एयर टाइट बना देती है। ना एयर का ट्रांसपोर्ट एक तरफ दूसरी तरफ हो सकता है, ना वाटर का ट्रांसपोर्ट एक तरफ से दूसरी तरफ हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। देख लीजिए कौन सा टिश्यू है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स कौन बनाता है? हमने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यूज ऑर्गन्स की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन ऑर्गन्स कैविटीज डक्ट्स फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक, नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? मैसेज का ट्रांसफर करना। मस्कुलर टिश्यू कहाँ मौजूद होती है? जहां पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है।
द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन, नाम में कनेक्टिव है तो ज्वाइनिंग और सपोर्ट। ये किसी दो चीज को, जैसे लिगामेंट, टेंडन, ये सारी चीजें क्या है, बोन को बोन से ज्वाइन करना, बोन को मसल से ज्वाइन करना, है ना, ये सारी चीजें ज्वाइनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जैसे बोन, लिगामेंट और कार्टिलेज। इसी तरीके से विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन, अब मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है, टेंडन, रवीना टंडन नहीं, टेंडन, ठीक है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन और बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। टेंडन आर टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन एंड हेल्पिंग इन मूवमेंट। ये अगर हमारी बोन है, इस पे मसल है, तो इसीलिए तो मूवमेंट हो रही है उस बोन की, मसल की वजह से ही तो बोन की मूवमेंट हो रही है। सिर्फ कंकाल अगर आदमी के अंदर होता वो हिल पाता नहीं, मसल है इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो उसकी वजह से बोन भी हिल रही। चले अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लिगामेंट्स कनेक्ट क्या करती हैं, बोन टू बोन, बोन टू बोन। टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन, बोन टू बोन क्या कनेक्शन होता है, लिगामेंट करवाता है, कौन, लिगामेंट। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आ सकता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, न्यूरॉन 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 मिलते हैं तब नर्वस सिस्टम बनता है। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, जब ऐसी ढेर सारी सेल्स मिलके एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करेंगी तो नर्वस सिस्टम बन जाएगा। तो उसका जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट जो काम करता हो उसके लिए, वो उसका न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है जो कैसे बना है, एक्सॉन और डेंड्राइट से मिलके बना है। डेंड्राइट का काम है किसी भी मैसेज को रिसीव करना और एक्सॉन का काम है किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना। ऐसे ही द न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस। इम्पल्स का मतलब कोई मैसेज, कोई बात जो आई हो, कोई टच, ठीक है, चाहे वो जल गया हो, चाहे वो छू गया हो, चाहे आपको किसी ने आवाज देके बुलाई हो, साउंड के फॉर्म में भी इम्पल्स हो सकता है, टच के फॉर्म में भी इम्पल्स हो सकता है, हार्म के फॉर्म में भी इम्पल्स हो सकता है ना। चले, विच मसल शो इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट दो तरीके के होते हैं। अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से कर रहे हैं तो इसके अंदर जो मसल है वो वॉलेंट्री है, लेकिन आप अपनी हार्ट बीट बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, वो भी मसल से बनी है, वो कार्डियक मसल से बनी है, लेकिन वो इनवॉलेंट्री मसल है, उसकी मूवमेंट को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, इसलिए वो फिक्स है। तो वो चीजें जिनकी मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। और कार्डियक मसल जो होती हैं, हार्ट की जो मसल होती हैं, वो कार्डियक मसल रखती हैं। इसका मतलब हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट शो नहीं करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट आपकी पलकें हैं, आपके हाथ हैं, आपका गला है, आपका पेट है ना, लेकिन सॉरी पेट नहीं, पेट को भी आप हिला नहीं सकते, हालांकि अगर आप योगा बहुत अच्छे से सीखे तो आप अपना पेट भी आगे पीछे कर ही सकते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल, क्या एक्सप्लेनेशन बेटा इसकी, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, वी कैन नॉट मूव इन मसल्स को जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन पर सेट हो, वी कैन नॉट मूव, ओके, फाउंड इन द हार्ट एंड वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट फैटिग। पहली बात ये हमने बताई कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, और बाकी जो मसल्स हैं यहाँ 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 यहाँ, ये फैटिग प्रोन है, ये थक जाती हैं। कार्डियक मसल कभी नहीं थकती हैं, आप सो जाओगे तब भी कार्डियक मसल अपना काम करती रहेगी, तो ये फैटिग विदाउट फैटिग होती है, फैटिग प्रोन नहीं होती है लोग। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, हमने आपको बताया नर्व सेल बॉडी के हर पार्ट में मौजूद है, नर्व सेल बॉडी के हर पार्ट में मौजूद है, हर जगह क्या मौजूद है, नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स, इसका फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन कैन बी अप टू अ मीटर लॉन्ग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। 1 मीटर से लंबी एक नर्व सेल हो सकती है, मीटर लॉन्ग मतलब बहुत सारी मीटर्स हो सकती हैं, बहुत ही बड़ा नेटवर्क इनका होता है, और रिस्पॉन्सिबल होती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग जगहों पर। विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन एनिमल्स, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू फैट का स्टोरेज करती है, बताया था, वो टिश्यूज जो फैट का स्टोरेज करती हैं उनको एडिपोज टिश्यूज या एडिपोसाइट्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं, एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट बेनीथ द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स, जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, फैट की कवरिंग आ जाती है, वो एडिपोसाइट सेल्स या टिश्यूज मौजूद होती हैं, इसीलिए उनको फैट ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेंट्री मसल, कौन सी मसल को आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हो, स्केलेटल मसल को, हड्डियों के ऊपर जो मसल है इन्हीं को तो मूव करा रहे हो आप, तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट
द नॉन लिविंग मैट्रिक्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस। बार बार आपको बताया है कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है उसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म्स द नॉन लिविंग मैट्रिक्स दैट सपोर्ट्स द बाइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सेल टुगेदर। ठीक, ग्राउंड सब्सटेंस उन्हीं को कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चन से और एक क्विक रिवीजन से फायदा मिलेगा। थैंक यू।